नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 7 जनवरी की पहले शिफ्ट में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन पेपर की, जिसमें हम करेंगे 25 क्वेश्चंस। आपको पता होगा 30 आते हैं तो 25 हम इधर कर लेंगे। कुछ एक प्रश्न होंगे जिनका एग्जैक्ट डाटा न मिल पाने के कारण उसमें जो क्वेश्चन है मेथड और मतलब उसकी लैंग्वेज सेम रखी जाएगी, लेकिन 5 की जगह पे कहीं 7 आया होगा तो इसके लिए गुस्साइएगा नहीं। आपको कॉन्सेप्ट सीखने से मतलब होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग इधर उधर ढूंढ रहे हैं, पूरी यूट्यूब खंगाल रहे हैं या साइट्स खंगाल रहे हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ, या अगर आपका आने वाले दिनों में पेपर है तो सेफ स्कोर या सेफ अटेम्प्ट क्या रहेगा, या आपने पेपर दिया होगा तो कितने स्कोर पे CBT 2 की तैयारी करें, तो उसके लिए हमने एक सर्वे शुरू करा है। उसके लिए एक वीडियो बनाई है, उसमें डिटेल में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सेफ स्कोर क्या होगा, सेफ अटेम्प्ट क्या होगा, ये सारी चीज़ें, और एक सर्वे जो बनाया है उसमें पार्ट लेने के लिए उस वीडियो को देखें। तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में भी और यहाँ पे भी लिंक मिल जाएगी, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड कर दूँगा। कहा गया, पहला क्वेश्चन देखिए कि किसी स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 5:7 है, यानी बॉयज़ अगर 5 है तो गर्ल्स की संख्या 7 है। कहा गया 8 नए लड़के आ जाने की वजह से इनका अनुपात 1:1 हो गया, यानी 8 नए लड़के आते हैं तो इनका अनुपात कितना हो जाता है, 1:1। तो आपसे कहा गया शुरुआत में बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या के बीच अंतर बताना। अब देखो, गर्ल्स की संख्या जितनी पहले थी उतनी ही अभी भी है, यानी कि अगर ये 7 पहले थी तो अभी भी 7 ही होनी चाहिए, यानी 7 से दोनों गुणा कर दो, यानी अनुपात गर्ल्स का तो चेंज होगा नहीं क्योंकि गर्ल्स जितनी थी उतनी ही है। बॉय का अनुपात 5 से 7 हो जाता है कब, अगर हम 8 बॉयज़ जोड़ देते हैं, यानी कि अनुपात में 2 की वृद्धि करने के लिए हमें 8 बॉयज़ जोड़ना पड़ता है, यानी कि 2 अगर अनुपात बढ़ाना है तो 8 लोगों को जोड़ना पड़ेगा। और आपसे जो पूछा गया है कि शुरुआत में बॉयज़ और गर्ल्स का अंतर कितना है, बॉयज़ 5 अनुपात में थे, गर्ल्स 7 अनुपात में थी, तो आप कहेंगे इनका अंतर 7 - 5 यानी 2 अनुपात, और 2 अनुपात बराबर 8, यानी कि अंतर कितना हो जाएगा, 8। बेसिक से भी कर सकते थे, 5x ये था, 7x ये था, 5x में अगर 8 जुड़ जाता है तो ये 7x के बराबर हो जाता है, तभी तो अनुपात 1:1 होगा, यानी 2x बराबर 8, और यही अंतर आपको दिया गया है क्योंकि 7x और 5x का अंतर 8 ही होगा। समझ आ गया ना। दूसरा प्रश्न देखिएगा, कहा गया दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस 56 है तो संख्याओं का पता लगाना, यानी 2 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 56 है तो संख्याओं का पता लगाना। अगर आपको 2 क्रमागत विषम संख्याएं दी गई हैं तो एक संख्या को मान लो 2a+1, एक संख्या को मान लो 2a-1, ठीक है। इनके वर्गों का अंतर दिया गया है, यानी 2a+1 का स्क्वायर माइनस 2a-1 का स्क्वायर, ये बराबर दिया गया 56। आपको पता होगा a+b का स्क्वायर माइनस a-b का स्क्वायर होता है 4ab, यानी 4 टाइम्स ऑफ 2a × 1 इक्वल टू 56, यानी 8a बराबर 56, a बराबर हो गया 7। अब अगर a बराबर 7 हो गया तो पहली संख्या 2a+1 यानी 7 दूनी 14 1 15, और दूसरी संख्या 7 दूनी 14 1 घटाएंगे 13, तो यही आपका संख्याओं की वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखो, आपको प्रश्न को डिटेल में समझना है, ध्यान से समझना है, बाकी कुछ नहीं। कहा गया स्वाति और अपर्णा की आयु का गुणनफल, स्वाति और अपर्णा की आयु का गुणनफल 120 है, ठीक है। कहा गया इफ द एज ऑफ अपर्णा इज 3 टाइम्स दैट ऑफ स्वातिज एज, यहाँ पे थोड़ा प्रश्न में गलती मैंने यहाँ पे नोट करने में कर दी है। कहा गया अपर्णा की जो आयु है उसमें से स्वाति की आयु का 3 गुना घटाएं तो 2 आता है, ऐसा कुछ दिया गया है। तो आपसे कहा गया स्वाति की आयु बतानी है, ठीक है। अब देखो, अगर आपको ऐसा कुछ दिया गया है कि यहाँ से हम कह सकते हैं a हो जाएगा 3s + 2, a 3s + 2। अब यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3s + 2 इंटू s = 120, यानी हम कह सकते हैं 3s² + 2s - 120 = 0, यानी कि आपका हो गया 3s² 120 दिया 260, यानी 3s² + 20s - 18s - 120 = 0, यानी s अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3s + 20, और -6 इधर कॉमन ले लेंगे तो 3s + 20 = 0, यानी s बराबर कितना आ जाएगा 6, s बराबर 6, यानी कि स्वाति की आयु कितनी आ गई 6 साल। तो आपको जो दिया गया था स्वाति और अपर्णा की आयु का गुणनफल 120 दिया गया, और आपसे कहा गया अपर्णा की आयु में से अगर ये एस वाला कौन था, स्वाति की आयु का 3 गुना घटाए तो 2 वर्ष आता है। आपसे आयु पूछी गई थी तो स्वाति की आयु 6 आ गई। अब अगर ऑप्शन पता होते आपको तो आपको ऐसे दिख रहा होता है कि 6 और 6 के 3 गुने से 2 ज़्यादा, यानी 20, 6 और 20 का गुणनफल 120 है, तो आपका
स्वाति की आयु 6 हो जाती है। ठीक है, तो कई बार जो ऑप्शंस होते हैं वो क्वेश्चन को आसान बना देते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक काहे नहीं करा भैया, चलो कर दो। अच्छा, एक प्रश्न जो मैं खूब रटाता था, आपको रटाता क्या था, आपको कॉन्सेप्ट इसका पता होगा, आप तो डिराइव कर सकते थे, वहाँ इतना टाइम था। कहा गया एक ट्राइंगल है इस प्रकार से, इसकी दो साइड्स को बढ़ा दिया गया, या हम ऐसे कहें, देखो एक सर्कल है, एक मिनट, ये सर्कल है, इसकी दो स्पर्श रेखाएं खींची गई ए से, ये ए बी हो गया, ये सी हो गया, ये मान लो पी हो गया, ये क्यू हो गया। ए पी और ए क्यू इसकी दो टेंजेंट्स हैं, और आपसे कहा गया जो ट्राइंगल ए बी सी का पेरीमीटर है वो मान लो निकालने को दे दिया गया, और आपको ए पी या ए क्यू की लंबाई दे दी गई। अब ए पी और ए क्यू बराबर होंगे, क्योंकि वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, यानी कि अगर ए पी एक्स होगा तो ए क्यू भी एक्स ही होगा। ठीक है, अब देखो आपको मैंने बताया है कि जो ये ट्राइंगल है इसका पेरीमीटर क्या होता है, 2 गुना होता है ए पी का, यानी पेरीमीटर त्रिभुज ए बी सी का 2 टाइम्स ऑफ ए पी होगा। टीचर ये तो बता देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते क्यों। देखो अगर हम बात करें इतने बी पी को ए मान लें, तो बी पी अगर ए है तो अगर बी एम की बात करें तो ये भी ये होगा, क्योंकि बी से ट्राइंगल सर्कल पे 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई, तो ये भी ये हो गया। सिमिलरली अगर हम इसको बी माने तो ये वाला हमारा कितना हो जाएगा, देखो ये बी अगर माने सी क्यू को भी माने तो ये कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, पूरा ए क्यू एक्स था, सी क्यू बी है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस बी। सिमिलरली पूरा ए पी देखिएगा एक्स था, बी पी ए है, तो ये एक्स माइनस ए हो जाएगा। अब आप तीनों को जोड़िए तो एक्स माइनस ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस बी, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2x, और एक्स है क्या, ए पी की लंबाई, तो यहाँ से निकल के आता है। अब मान लो आपको पेरीमीटर निकालना था, ए पी की लंबाई 14 दे दी गई थी, तो आप पेरीमीटर कितना हो जाता है, 2 × 14 यानी कि 28। तो ये मैंने कई बार कम से कम 30 वीडियो में आपको बताया होगा कि कैसे डिराइव करके निकालना है। अगर आप वहाँ भूल जाते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। कहा गया 4% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया 4%, 2 साल का यानी 2 ईयर्स का, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालने को कहा गया। नहीं, ये दिया गया 20 है तो प्रिंसिपल निकालने को कहा गया। इसको करने के 2 तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, वैसे अगर हम देखें तो 2 तरीके हैं। कन्वेंशनल मेथड क्या होती है कि आपको पता होगा कि 4% का 2 साल के लिए, यानी कि अगर हम बात करें साधारण ब्याज तो वो 8% हो जाएगा। अरे 2 साल, 1 साल का 4%, 2 साल का 8%। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, 4 और 4 का सक्सेसिव हो जाएगा, यानी 8 + 16/100 यानी कि 8.16%। और इसका अंतर दिया गया तो 8.16% और 8% का अंतर यानी 0.16% ऑफ प्रिंसिपल, ये दिया गया है 20, तो आपको प्रिंसिपल निकालना है। यहाँ से 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो हो गया। 16% अगर 2000 है तो 1% कितना हो जाएगा, 16 × 9 16, 16 दूना 32, 16 पंचे 80, यानी 1% हो गया 125, यानी कि 100% हो जाएगा 125 के बाद डुअल जीरो। एक तो ये तरीका हो गया, इससे भी कर सकते थे। अदरवाइज आपको मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ, सबको पता भी होगा कि प्रिंसिपल इंटू R/100 का होल स्क्वायर ये होता है आपके लिए 2 साल के CI और SI का अंतर, ये बराबर 20 दे दिया गया था, तो P बराबर हो जाएगा 1/25 का P इंटू 1/25, यानी कि 1/25 का स्क्वायर 1/625 हो जाएगा, और 625 इधर चला जाएगा, यानी 20 × 625 ये आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो जितनी पॉसिबल मेथड है वो मैं बता दे रहा हूँ। अच्छा, एक दिन आपके लिए कमेंट करिएगा कि कब चाहते हैं वैसी क्लास। मैं सोच रहा हूँ जितने टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे टाइप के 2-2, 3-3 क्वेश्चन, मतलब जितने टॉपिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं सारे टॉपिक्स के 2-2, 3-3 क्वेश्चन एकदम बेसिक से और ट्रिकी अप्रोच बता दूँ। एक वीडियो बनेगी 1.5-2 घंटे की, वो बना दे रहा हूँ जब भी टाइम मिलेगा मुझे। तो आप बताइएगा कि बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, और आपको क्या लगता है कि कब बनानी चाहिए, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, और अगर आपको कोई वैसे मतलब डाउट है या कुछ चाहिए आपको इधर इस चैनल से, तो टेलीग्राम पे मैसेज कर ही सकते हैं। साथ में साथ अगर आप उधर नहीं शेयर कर सकते तो इंस्टाग्राम ID दिख रही होगी, इधर शेयर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहा गया कि एक स्टूडेंट को 65% नंबर मिलते हैं तो वो पासिंग मार्क्स से 20 नंबर कम पाता है। ठीक है, और कहा गया कि अगर उसे 80% नंबर मिलते हैं तो वो पासिंग मार्क्स से 5 नंबर ज़्यादा पाता है। तो आपको बताना है मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। देखो आपको पता है उसके नंबर में अंतर कितने का है, 15% का। 15% के कारण आप देख पा रहे होंगे कि उसके जो नंबर हैं उसमें 20 नंबर पहले कम पा रहा था, 5 नंबर ज़्यादा, यानी कि 25 नंबर ज़्यादा पाने लगा। 25 नंबर ज़्यादा पाने लगा तो 15% नंबर बढ़ा उसका, यानी कि 15% ऑफ
टोटल है यानी 15% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ये बराबर 25 दिया गया है, तो आपको 100% निकालना है। यानी कि पहले तो आप इधर देखिएगा, हाँ 15% अगर 25 है तो हम कह सकते हैं 3% 5 के बराबर हो जाएगा। 3% अगर 5 के बराबर है तो आप कह सकते हैं 100% कितना हो जाएगा, 5/3 इंटू 100 यानी 167 नंबर के आसपास कुछ आपका पूर्णांक है। ठीक है, तो ये प्रश्न में थोड़ा सा यहाँ पे डाटा कुछ इस प्रकार से नहीं दिया गया होगा, कुछ और दिया गया होगा। यहाँ पे मान लो ऐसा दिया गया हो, देखिएगा यहाँ पे कर लीजिएगा आप 25 कर लीजिएगा, यानी कि अगर 80% नंबर पाता है तो वो 25 नंबर ज़्यादा पाने लगता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 25 कर देंगे तो आपका एग्जैक्ट, वैसे प्रश्न नहीं गलत है लेकिन ऐसा दिया नहीं गया होगा। अब देखो 15% अंतर और इधर 45 नंबर का अंतर, यानी 15% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स बराबर 45 यानी 1% बराबर 3 यानी टोटल मार्क्स हो जाएंगे 300। अब अगर टोटल मार्क्स 300 हैं तो आपसे पूछा जाता है पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स 65% प्लस 20 यानी कि 195 प्लस 20 215 हो जाता है। या आप यहाँ से निकाल सकते हैं 240 माइनस 25 तो 215 हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो उस प्रश्न में डाटा चेंज कर लीजिएगा, हालांकि जो दिया गया वो भी गलत नहीं है। कहा गया 2x² माइनस 8x माइनस m इज इक्वल, अच्छा ये एक आपको दिया गया है क्वाड्रेटिक नहीं, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया, व्यंजक दिया गया। कहा गया इसका एक मूल जो है वो 5/2 है, तो आपको m की वैल्यू बतानी है। आपको पता होगा कि अगर एक रूट दिया जाए समथिंग 5/2 तो आप कहेंगे 5/2 इसमें रखने पे ये सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब, सेटिस्फाई करने का मतलब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 5/2 रखो तो हो जाएगा 2 × 25/4 माइनस 8 × 5/2 20 माइनस m इज इक्वल टू 0, या m बराबर हो जाएगा 50/4 यानी कि 25/2 माइनस 20 यानी कि m की वैल्यू हो गई 25 माइनस 40 यानी माइनस 15/2। अब अगर सेकेंड रूट पूछा गया हो तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिएगा। सेकेंड रूट कैसे निकलेगी, देखो m की वैल्यू हमने माइनस 15/2 दे दी, यानी यहाँ पे वैल्यू आ गई 15/2। सिमिलर मतलब आप कह सकते हैं माइनस भी हट जाएगा, आपका आ जाएगा प्लस में 15/2। अब अगर एक मूल 5/2 है, आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें अगर, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है c/a यानी 15/4। 15/4 बराबर हो जाएगा 5/2 गुणे दूसरा रूट यानी कि x मान लेते हैं। 5 से 1 कटा 3 हो गया, 2 से 1 कटा 2 यानी दूसरा रूट हो गया 3/2। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। अब कुछ लोग इसमें इतना तामझाम कर देंगे कि उनकी आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं करना, बस बेसिक जैसा क्वेश्चन पूछा जाए उसी हिसाब से करोगे तो जल्दी कर पाओगे। कहा गया कोई राशि जो है वो 12,000 रुपये है। ठीक है, 5 वर्ष में, 5 वर्ष कैसे लिखते हैं, 5 वर्ष में क्या हो जाता है, उसका 2 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष में 2 गुनी, तो कहा गया 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी। ठीक है, आपको पता है 5 वर्ष में 2 गुनी, अगर सिंपल इंटरेस्ट दिया गया होगा तो 5 वर्ष में 2 गुनी यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 20%। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 20% हो गया तो 15 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा 300%। 300% ब्याज और 100% खुद की, यानी 400% खुद की हो जाएगी। 400% मतलब 4 गुना हो जाएगी, यानी कि अगर 12,000 थी तो 4 गुना बढ़ के 48,000 हो जाएगी, अगर सिंपल इंटरेस्ट दिया गया होगा तो। अदरवाइज आपका अगर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया होगा तो क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपको पता होगा कि कोई चीज़ 12,000 है, या प्रिंसिपल मान लो, ऐसे देखो प्रिंसिपल P है, वो 1 + R रेट ऑफ इंटरेस्ट R पे 5 सालों में 2P के बराबर हो जाती है। 2P के बराबर हो जाती है, यानी P के बराबर हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं 1 + R/100⁵ इज इक्वल टू 2। तो 15 साल में अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे P × 1 + R/100 के पावर 15। अब इसको 15 को हम लिख सकते हैं कि पावर 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, यानी आप कहेंगे P × 1 + R/100 के पावर 5 कितना है 2, तो 2 का क्यूब 8, यानी कितनी गुनी हो जाएगी 8 गुनी हो जाएगी। यानी अगर 12,000 शुरुआत में थी तो अभी 96,000 हो जाएगी। समझ आ गया। अगला प्रश्न देखो, कहा गया एक वस्तु को 5% के लाभ पे बेचा जाता है। 5% के लाभ पे कुछ बेचा जाता है। कहा गया अगर हम विक्रय मूल्य में 50 रुपये की कमी कर देते हैं तो अभी क्या होता है 5% की हानि होने लग जाती है। तो आपसे कहा गया कि शुरुआत में विक्रय मूल्य कितना था। अंतर देखिए, पहले 5% जेब में आते थे, अभी 5% जाने लगे, यानी अंतर अगर बात करें तो 10% का है। किस पे, CP पे। यानी CP पे 10% का जो अंतर आ रहा है वो 50 रुपये कम करने की वजह से आ रहा है। यानी CP का 10% 50 हो गया, यानी 1% 5, तो CP कितना हो गया 500। अब अगर CP 500 है, पहले 5% लाभ पे बेचा जाता था, यानी
25 रुपये जेब में डालने के लिए ले लिए जाते थे तो टोटल विक्रय मूल्य 525 रहा होगा। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। अब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दिमाग को ठोको, फिर से समझने का प्रयास करो, है ना। वैसे सबको समझ में आ रहा होगा। कहा गया P बराबर 2 + √3 और Q बराबर दिया गया 2 - √3। तो आपसे पूछा गया P/Q। अब इससे सड़ा क्वेश्चन क्या पूछेंगे, आप कहेंगे इसका बट्टे ये। अब परमेयीकरण यानी रेशनलाइजेशन कर लो, तो रेशनलाइजेशन करने में जो नीचे निगेटिव में लिखा उसको पॉजिटिव करके गुणा कर दो, यानी ये हो गया 2 + √3 और 2 + √3 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो इसका स्क्वायर और नीचे 2 - √3 × 2 + √3 a - b × a + b, a² - b² यानी कि 2 का स्क्वायर 4 - √3 का स्क्वायर 3, 4 - 3 1। अब इधर लगा दो 2 का स्क्वायर 4 + √3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 7 + 2ab यानी कि 4 √3, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया 60 मीटर एक ऊंची इमारत है। इमारत कुछ इस प्रकार से बनी होगी, हम एक डंडी के रूप में बनाते हैं। कहा गया इसके शीर्ष से एक टावर के शीर्ष का और पांव का जो उन्नयन कोण है, या हम ऐसे कह सकते हैं उन्नयन कोण नहीं, यहाँ से अवनमन कोण दिया गया, वो दिया गया कितने अंश, ये 30 अंश दिया गया और ये वाला 60 अंश दिया गया। तो आपसे पूछा गया कि अगर इमारत की ऊंचाई 60 मीटर हो तो आपको टावर की ऊंचाई बतानी है। अब देखो, अगर ये 60 है, ये 60 अंश है, तो ये कितना हो जाएगा 20√3 हो जाएगा। हो जाएगा। अगर ये 20√3 है तो ये मेरे भाई कितना हो जाएगा 20√3, ये भी हो जाएगा। अगर ये 20√3 है, ये कोण 30 अंश है, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी इतनी दूरी 20 हो गई। अब इतनी 20 है, पूरा 60 है, तो इतनी दूरी कितनी हो जाएगी 40, यानी अगर ये 40 तो ये भी 40, यानी टावर की लंबाई 40 हो गई। देखो प्रश्न में कुछ भी नहीं होता, बस आप लोग वहाँ पे पता नहीं क्या दिमाग में भांग खा के जाते हो, वहाँ पे कर ही नहीं पाते, है ना। देखो कहा गया एक वृत्तखंड है, समझ लो वृत्तखंड क्या, ये वृत्तखंड है, सेंटर पे 40 अंश का कोण बना रहा है, रेडियस आपको दी गई है कितनी है 21 सेंटीमीटर है। तो कहा गया इसका एरिया निकालना है, यानी ये एरिया निकालना है। पिज्जा तुम समझ लो है, आपको पता है कि पूरे 360 अंश का एरिया होता है πr², तो एक अंश का कितना हो जाएगा πr² / 360, तो 40 अंश का कितना हो जाएगा, एक अंश का अगर इतना है तो 40 अंश का गुणे 40 कर दो, ये कट्टा ये कट्टा ये कट्टा 9 हो गया, यानी आपका पाई 22/7, 1/9 ऑलरेडी है और 21 का स्क्वायर 441 हो गया। आपको पता है 9 × 7 = 63, 7 × 441, 22 × 7 = 154 आपका आंसर हो गया। समझ आ गया, 154 आपका आंसर हो गया। कैलकुलेशन देख लीजिएगा कहीं गलती तो नहीं हुई है, अगर गलती हुई होगी तड़ाक से कमेंट करिएगा, क्योंकि कल मैंने क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 करवाने से पहले कल मैंने एक क्वेश्चन में गलती कर दी थी। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था 10 × 20 × 30 × 40, एक भाई ने कमेंट किया और मैंने ध्यान नहीं दिया था उस क्वेश्चन को, × 1000 था। अब इसमें नंबर ऑफ जीरोज पूछा गया, मैंने 10 कॉमन लिया और आप में से आधे लोग अंधभक्ति इस तरह से करते हो कि यही नहीं ध्यान देते मैं गलत बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ। ऐसे तो मैं हज़ारों वीडियोज़ पे मैं देखता हूँ, मुझे मैं खुद ही नहीं ध्यान देता कि वो गलत है या सही, लेकिन जो कीन होके देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, उनको समझ आ जाता है। देखो अगर 10 कॉमन लोगे इधर से भी कॉमन आएगा, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, यानी यहाँ पे प्लस होता तब एक ही 10 कॉमन लेना पड़ता है, लेकिन गुणे होता है तो जितने में से निकलता है उतना पावर बन जाता है, यानी 1 2 3 4 ऐसे 100 पावर बनेगी, यानी 10 की पावर 100 ये हो गया, और ये बनेगा 1 × 2 × 3 × 4 × डॉट 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 × 100, यानी आपका लिखा हुआ है 100 फैक्टोरियल, इसमें होते हैं 24 जीरोज, ठीक है 24 जीरोज होते हैं और 24 जीरो इधर और 100 जीरो इधर, तो 24 और 100 124 जीरो हो जाएंगे, 124 जीरोज हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया, अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 ही है, ठीक है, 14 तो हमने इसको इंक्लूड करके कर लिया था। कहा गया 10 मीटर एक ऊंची इमारत है। इमारत अब बना नहीं पाऊंगा मैं, अगर आपको समझना है समझ लेना, यही इमारत है, ठीक है। इसकी छाया 10√3 मीटर की है। आपको पता है ये और ये का अनुपात अगर 1/√3 हो तो ये कोण 30 अंश होता है। बात खत्म, यही पूछा गया था कोण कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया, अच्छा हाँ ये प्रश्न अब की पूछा गया, अब इससे सड़ा क्या होगा, 61/256, 121/512 और 31/128 और 9/32, इसका पूछा गया सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी। अब यहाँ पे आप ऑप्शन मतलब अगर हर देखें सबका तो 512 के फैक्टर, 512 बनाने के लिए 2 से इधर गुणा कर लो,
512 यहाँ पे है, यहाँ पे 4 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पे कितने से गुणा करना पड़ेगा, 32 कम 16 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखो हर सबका बराबर हो गया, हर बराबर हो गया तो हर का मतलब खत्म हो गया। अब अंश में जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़े, 61 गुणे 2 122, ये 121 है, ये 124 है, ये 144 है। सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है, ये वाला, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया, कहा गया x√12 इज इक्वल टू 4 + x√3। तो आपको बताना है x की वैल्यू। देखो √12 को क्या लिख सकते हैं, 2√3, यानी ये लिखा हुआ है 2√3x बराबर 4 + √3x। इसको इधर ले आओगे तो ये आपका बचेगा √3x इज इक्वल टू 4, यानी x इज इक्वल टू 4/√3। √3 से ऊपर नीचे गुणा 4√3/3x की वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, कहा गया 5 आदमी 12 दिन में 1 यूनिट कार्य कर लेते हैं, यानी कोई कार्य कर लेते हैं। कहा गया कि कितने आदमी 10 दिन में कार्य का 50% अगर कार्य को बढ़ा दिया जाए यानी 1.5 यूनिट कार्य करेंगे। x आदमी अगर दिए गए हों, x की वैल्यू निकालनी, यानी आपसे कहा गया 5 आदमी 12 दिन में कोई कार्य कर सकते हैं। अगर कार्य को 50% बढ़ा दिया जाए, 10 दिन में करना हो तो कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी, ये पूछा गया। M1D1 H1 तो यहाँ पे है नहीं, यानी M1D1/W1 यानी 5 × 12/1 60 इज इक्वल टू M2D2 x × 10/D2 यानी कि W2 यानी कि ये 1.5। ये इकट्ठा 6 हो गया, 6 × 1.5 9 हो गया, यानी x की वैल्यू 9 हो गई। यानी कितने आदमियों की जरूरत होगी, 9 आदमियों की जरूरत होगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, 2 त्रिभुज दिए गए, समरूप कहने का मतलब एक जैसे खिखियाते हैं, दोनों दांत ऐसे चियारते हैं तो दोनों के एक जैसे दांत होते हैं, इसको कहते हैं समरूपता मैथ की भाषा में। इसका एरिया ए दिया गया, कहा गया अगर इसकी साइड इसकी 3 गुनी हो तो इसका एरिया क्या होगा, दोनों सिमिलर हैं। देखो मैंने बताया आपको कि भैया साइड का आप अनुपात निकालो, अगर ये ए है, ये 3 गुना है इसकी साइड का, तो इसका एरिया देखो इसका और इसका अनुपात 1:3, यानी अगर ये 1 है तो एरिया और 3 अगर ये है तो एरिया। यानी आप कह सकते हैं अगर इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 1:3 हो तो इनके एरिया का अनुपात क्या होता है, 1/3 का होल स्क्वायर यानी 1/9। यानी अगर ये 1 है तो ये 9 होना चाहिए, यानी a = 1 तो 9 को 9a लिख देंगे, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, पहली शिफ्ट चल रही है धक्का-धक। ये प्रश्न देखो, cot 15, cot 75, cot 60, cot 30 + tan 45। अब देखो cot A cot B क्या होता है, एक कब A और B का योग 90 होना चाहिए। cot A cot B क्या होता है, एक कब A और B का योग 90 होना चाहिए। 1 हो गया, tan 45 1 1 जोड़ना, कैलकुलेटर उठाइएगा, आराम से जोड़िएगा, गलती ना हो। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, ठीक है। कहा गया √3 tan 2θ -3 इज इक्वल टू 0। तो आपसे बताना है थीटा की वैल्यू। 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे यानी √3 tan 2θ इज इक्वल टू 3, इधर से कटेगा √3 यानी कि tan 60, tan 2θ इज इक्वल टू tan 60, थीटा बराबर 30 डिग्री। अब इससे कठिन प्रश्न क्या पूछेंगे रेलवे वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। कहा गया, अच्छा ये डिविजिबिलिटी का प्रश्न है, थोड़ा सा मैं इसको समझाऊंगा भले आपको आता हो। कहा गया किसी संख्या को 84 से भाग देने पे, यानी एक कोई संख्या है n जिसको 84 से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर जो आता है वो 27 आता है। कहा गया अगर इसी n को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारी संख्या रिमाइंडर क्या आएगा। देखो कुछ मास्टर बताते हैं कि 6 से 84 को डिवाइड करो, अगर पूरा कट रहा है तो आप सीधे 6 से 27 में डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 6 से 27 में डिवाइड करोगे, 6 चौको 24, रिमाइंडर 3 आ जाएगा, आंसर हो गया। क्यों होता है ये, कभी दिमाग में प्रश्न आया, कभी आपके दिमाग ने ये प्रश्न पूछा नहीं, इसी वजह से सिलेक्शन नहीं ले पाए हो। पूछना चाहिए। आप एक चीज़ बताओ, 84 से डिवाइड करने पे कोई ऐसी संख्या बताओ जिसमें 84 से डिवाइड करें, शेषफल 27 है। आपको पता है अगर x होता है, x p से छोटा है तो p से x को डिवाइड करते हैं, हमेशा शेषफल क्या आता है x। तो ऐसे हम कह सकते हैं 27 सबसे छोटी संख्या होगी। हम सॉल्व करने के लिए, इजी वे में सॉल्व करने के लिए हम कह सकते हैं कि 27 सबसे छोटी संख्या होगी जिसको 84 से डिवाइड करने पे 27 शेषफल है, यानी हमारी संख्या n की वैल्यू हो गई 27। अब अगर 27 हमारी संख्या है तो यही तो पूछा गया कि 27 को 6 से डिवाइड करने पे शेषफल कितना आएगा, तो 6 चौको 24, 3 शेषफल। यही कहते हैं मास्टर कि यही कर लो। अब आप पूछते नहीं हो कि कैसे, काहे,
तो जो भी मन करता है पढ़ा के चले जाते हैं। ऐसा नहीं उनको नहीं आता, कई बार आप पूछते नहीं हो तो बताते भी नहीं। आप ही हम लोग मतलब हमसे अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो हम ही नहीं बताएंगे। ठीक है, कहा गया कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या जोड़ें ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है क्या? 9 9 9 9। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। आपको पता होगा कि 100 का स्क्वायर जो होता है वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। यानी इसमें कितना जोड़ दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी परफेक्ट स्क्वायर मतलब इंटीजर का स्क्वायर, यानी इसमें अगर 1 जोड़ दें तो ये प्राप्त हो जाएगा, यानी यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। कहा गया x/y = 4/3। तो आपसे पूछा गया था 4x + 3y / 4x - 3y। ये प्रश्न डाउट में है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं पूछा गया, कुछ लोग कह रहे हैं पूछा गया। देखो प्रश्न मास्टर बताते हैं, आप हवा की तरह पढ़ के चले जाते हो कि x = 4 पुट कर देना है, y = 3, आपका आंसर है क्या? करो पुट। यहाँ पे मैं y² दे रहा हूँ, यहाँ पे x² दे रहा हूँ। चलो करो ना, अब करो x = 4 पुट और आंसर लेके आओ। नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो बंदूक है ये कब चलानी है, यानी ये फार्मूला कब लगेगा, जब पावर सेम हो। यहाँ पे देखो x⁻1, यहाँ पे y⁻1, यहाँ पे x⁻1, यहाँ पे y⁻1, यानी पावर सब में सेम है तो आप ये लगा सकते हो। लेकिन अगर जैसे एग्जामिनर थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करा, x⁻2 दे दिया, यहाँ पे y⁻2, यहाँ पे x⁻2 y⁻1, नहीं लगेगा। सीधे आपके दिमाग में आ जाना चाहिए यहाँ पे 2, यहाँ पे पावर 1, नहीं लगेगा। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कई जगह कॉमन आ जाता है, तो कॉमन आने की बात वहाँ नहीं हो रही है। पहले इधर ध्यान से देखो 4x + 3y, यहाँ पे पावर सेम है, लगा दो। x = 4, यानी 4 × 4 = 16 + 3 × 3 = 9 25 बटे 16 - 9 यानी कि 7। 16 9 25 बटे 7 आपका आंसर हो गया। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखो कहा गया एक संख्या n है जिसको 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है? 2 आता है, यानी शेषफल कितना आता है? 2 आता है। अब कहा गया अगर हम n² को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, यही आपसे पूछा गया। अब मेरे भाई वही वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2, सबसे छोटी संख्या हम 2 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 2 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा? 2। अब कहा गया 2 के स्क्वायर को 5 से डिवाइड करना है, यानी 4 को डिवाइड करना है, 4 भी 5 से छोटा है तो रिमाइंडर 4 हो जाएगा। आंसर हो गया। आया आंसर? अब देखो यही चीज़ है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, पहली शिफ्ट का खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा गया हमें नहीं मतलब, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन ही नहीं है शायद। एक मिनट, हाँ नहीं है। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ अभी मैं आपको मिलूंगा। जो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन छूट गए हैं वो भी करवा दूंगा। और जिन लोगों ने वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाली वीडियो नहीं देखी, वो केवल एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं है, वो आपके सेफ अटेम्प्ट बताती है। वो जो महासर्वे हमने करा, जितने आउट होंगे उतने एग्जैक्ट एनालिसिस पे हम पहुँचेंगे। और आप लोग कोशिश करिएगा कि उस वीडियो को सिर्फ देखें ना, और लोगों तक पहुंचाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करेंगे तो हम एग्जैक्ट कट ऑफ पे पहुंच जाएंगे। तो आप CBT 2 के लिए लोगों से पहले से अवेयर रहेंगे कि आपका हो जाएगा, आप तैयारी में लग जाएं। और जिन लोगों का पेपर हो चुका है वो लोग उस वीडियो को देखने के बाद आप CBT 2 की तैयारी भी शुरू कर दें। बाय। यहाँ पे बहुत सारी वीडियोज़ दिख रही होंगी, आप जाके क्लिक करके देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे तो काहे नहीं कर रहे हो, जाके